मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हम लोग की चर्चा 2 दिनों से ऑर्थराइटिस पर चल रही है और कल मैंने आपको रूमेटिक ऑर्थराइटिस के बारे में बताया था कि रूमेटिक ऑर्थराइटिस के क्या लक्षण होते हैं और किस तरह की समस्या हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, उसके लिए कौन सा जांच कराना चाहिए, कैसे पता चलता है, क्या लेवल उसका होना चाहिए और उसका एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। इसी क्रम में मित्रों आज मैं आप लोगों को एक और ऑर्थराइटिस के बारे में बताने जा रहा हूं और उस ऑर्थराइटिस का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ऑर्थराइटिस का ही एक रूप है। इसमें इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण के बारे में अगर ध्यान दीजिएगा तो घुटना में दर्द, बांह में दर्द, ये किसी भी जोड़ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा, वहां पर हल्का सा सूजन टाइप का हो जाएगा, उसके बाद ये हिलने डुलने में कठिनाई उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। ये ऐसा लगेगा कि उसके अंदर से वो बार बार टीस रहा है, कोई दर्द ऐसा आ रहा है जो बार बार वहां पर पेन होना, उससे वो टीसने जैसा शुरू होने लगता है। उसको हम लोग अपने भाषा में समझा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी भाषा अलग हो, लेकिन वो क्या बोलते हैं, सुई के गरने की बेधने जैसी मतलब पेन होना शुरू हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ कारण हैं, लेकिन इसका जब कोई पेशेंट आता है हम लोग के यहाँ ऑर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो हम उसका ऑर्थराइटिस प्रोफाइल टेस्ट जानबूझ के कराते हैं। ये जानना चाहते हैं, उसका सीआरबी में पता चल जाता है, उसके आरए फैक्टर को चेक करवा लेते हैं, उसके बाद उसके एसोटाइटर को चेक करा लेते हैं क्या स्थिति है। जब ऑर्थराइटिस प्रोफाइल टेस्ट हम लोग करा के देख लेते हैं, अगर उसमें कुछ नहीं मिलता है तो एक बार हम लोग जहाँ दर्द वाला जो स्थान है वहां का हम लोग ये एक्सरे करवाते हैं, डिजिटल एक्सरे करवा के देखते हैं। अगर उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना होगी, अगर वहां की हड्डियों की विकृति होगी है, तो हालांकि हड्डी के अंदर के ऊतक का रोग है ये भी, तो उसको क्या होता है कि उस समय जब उसका हम लोग अल्ट्रासाउंड करवा के जब उसका हम लोग एक्सरे करवा के देखते हैं, डिजिटल एक्सरे करवा के देखते हैं, तो उसमें बजाते उसका रिपोर्ट आता है, उसमें लिख दिया जाता है कि इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो हम लोग को फाइंडिंग हो जाता है कि जब इसको यूरिक एसिड है ही नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जब पता चल जाता है तो उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। इसका ट्रीटमेंट कुछ लंबा ट्रीटमेंट है, चूंकि यह समझिए कि बहुत ही विकृति वाला रोग है। क्या होता है कि इस रोग के कारण के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो कुछ कारण अगर हम लोग जान लेते हैं तब इसके ट्रीटमेंट पर आगे की ओर चलेंगे। देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बहुत सारे कारण है। एक, बढ़ते उम्र के कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना शरीर में होना शुरू हो जाता है। दूसरा है कि इसका जेनेटिक कारण है। अगर किसी के माँ बाप को हुआ है तो 90% मामले में संभावना रहती है कि उनके बच्चों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी का वजन बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, अगर वो ज्यादा मोटा है और उसके शरीर का भार जो है, उसका जो घुटना नहीं ले पाता है, उस स्थिति में क्या होता है कि वो वहां रगड़ होना शुरू हो जाता है, टिश्यू में वहां जो होता है, जो कार्टिलेज जो होता है उसके घिसने शुरू हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन वहां पे बनने शुरू हो जाते हैं और उस स्थिति में भी वहां सूजन ये सब शुरू हो जाता है। और उस स्थिति में जब इसका 4-5 स्टेज है, 0 स्टेज में उस तरह का नहीं पता चलता, जब आप 5वें स्टेज की ओर जाएंगे तो पता चलने लगता है कि नहीं, इसको जो है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस अपना आगे का रूप ले चुका है। लेकिन ये उसमें वजन भी, अगर वजन जो हमारा जो लिगामेंट जो है, ये घुटना का हो, एंकिल का हो, क्या बोलते हैं हमारा हिप जॉइंट का हो, अगर शरीर का वजन बहुत अधिक है तो वह वजन नहीं सह पाने के कारण भी धीरे धीरे उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है जन्मजात कोई हड्डी में विकृति हो, उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। कभी कभी बहुत ऐसा काम जो होता है वो तनाव वाला काम होता है। अगर तनाव वाला काम हो या टेंशन बहुत अधिक हो तो उस स्थिति में भी क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। या एक जगह खड़ा होकर जो काम लोग करते हैं, एक पोज में हमेशा बैठे रहते हैं, उस स्थिति में ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना बढ़ सकती है। और एक और महत्वपूर्ण कारण है कि अगर जोड़ के पास चोट लग जाता है तो उस स्थिति में भी क्या होता है कि शुरू का चोट जो होता है उसको हम लोग इंजुरी मानते हैं, लेकिन जब वो कुछ दिन लंबा समय हो जाता है तो उस स्थिति में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना बढ़ने लगती है। और मान के चलिए कि हम लोग पेशेंट को उस समय ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट देना हम लोग उस समय शुरू कर देते हैं।
और धीरे धीरे उस पर रिजल्ट भी आना शुरू हो जाता है। और फिर जो भी पेशेंट है आपके पास, चूंकि आप लोग आम आदमी के लिए कि अगर वहां अकरन हो जाए, सूजन हो जाए, हिलने डुलने में परेशानी हो तो वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, लेकिन ये एक बार जांच करवा लेना चाहिए हमको, आर्थराइटिस प्रोफाइल टेस्ट, और उसका एक्सरे करा के जरूर देख लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये है तो ठीक है, दर्द तो है, आर्थराइटिस तो है, लेकिन उस आर्थराइटिस का कौन सा रूप है? ये यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हुआ है कि ऑस्टियो है कि रूमेटाइड है। अगर आपको पता चल जाए कि नहीं इनका ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है। हम लोग क्या करते हैं इसमें कि अग्नि को शुरू में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अग्नि को बढ़ाते हैं और पृथ्वी और जल को कम करने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे वहां फिर सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है और जो जाम की जो स्थिति है वह धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को इसका रिजल्ट 1 सप्ताह में मिल जाता है, किसी को क्या बोलते हैं, किसी को 15 दिन में, किसी को 3 महीना भी लगता है। और एलोपैथ में आप जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट बाद में लोग उसको भेज देता है लोग कि जाइए आप फिजियोथेरेपी कराते रहिए। उस स्थिति में अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखते हैं, अगर एक्यूप्रेशर अच्छा एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट हो, या क्या बोलते हैं कि आम आदमी भी कुछ बताए हुए जगह पर अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो उस स्थिति में उनकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या चली जाएगी। क्या करना है कि देखिए, सभी जोड़ों में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर पार्ट में अगर पेन होता है तो हम कल से जो श्रृंखला शुरू करेंगे कि अगर ये कलाई के जोड़ में है, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो क्या करेंगे, इसमें चोट लगे तो क्या करेंगे, उसके बाद उसका हम अलग ट्रीटमेंट बताना शुरू करेंगे। लेकिन आम अगर जनरल अगर कि सभी जगह अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट है जिसको आप लिख लेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, जो आम आदमी के लिए है, एक पेपर टेप लेंगे। पेपर टेप लेने के बाद क्या करेंगे, उसमें पेपर टेप ऐसे ले लेंगे और पेपर टेप में ऐसे इसको खोल देंगे। इसको पेपर टेप को ऐसे खोलने के बाद क्या करेंगे, उसमें कुछ मेथी का दाना लेके हम लोग ऐसे मेथी का दाना पसार देते हैं इसको, और मेथी के दाना को चिपका देते हैं उसमें। ऐसे पेपर टेप में मेथी के दाने को हम लोग चिपकाते हैं। चिपकाने के बाद जितने जोड़ हैं हमारे हाथ की अंगुलियों में और पैर की अंगुलियों में जितने जोड़ हैं, सभी जोड़ पर हम लोग क्या करते हैं कि वो वहां पर मेथी का दाना सब जगह से चिपकवाते हैं। जैसे ही इसके प्रक्रिया को आप शुरू करेंगे, कुछ दिन में धीरे धीरे वहां का जहां भी जाम होगा, अकरन होगा, वह खुलना शुरू हो जाएगा। यह आम आदमी के लिए है, इसको थोड़ा सा प्रेशर देते रहना है सब जगह। धीरे धीरे आपका जोड़ का जहां भी जोड़ का जाम होगा वह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। और क्या होता है ना कि ये जितने भी जोड़ हैं उसके चारों तरफ किसी न किसी ऑर्गेन के, अग्नि के, जल के, वायु के, पृथ्वी तत्व के बिंदु होते हैं। जब उसको या हंग पॉइंट होता है या जिक्लेफ्ट पॉइंट होता है, जब इसको चारों तरफ से उसको हम लोग लगाते हैं तो उस पर प्रेशर पड़ता है और वहां की एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हम लोग ये भी देख लेते हैं कि एक बार हम लोग, हालांकि किसी को घुटना में दर्द हो और उसको बोले कि आप पेट का अल्ट्रासाउंड कराइए, तो बोलेगा कि ये डॉक्टर कैसा है कि हमको दर्द कहीं है, अल्ट्रासाउंड क्यों करा रहा है। कभी कभी हम लोग देख लेते हैं कि उसके गॉल ब्लैडर की क्या स्थिति है, लीवर की क्या स्थिति है, उसके स्टमक की क्या स्थिति है, स्प्लीन की क्या स्थिति है। उस स्थिति में अगर यहाँ की भी ऊर्जा अनबैलेंस होती है तो उस ऊर्जा को भी बैलेंस करते हैं। चूंकि सभी मेरिडियंस जो हैं हमारे शरीर के, वो पैर से लेके ऊपर तक गए हैं, या कुछ हार्ट से हाथ की तरफ गए हैं, या हाथ से हार्ट की तरफ आए हुए हैं, तो और सभी जोर से होके वो मेरिडियन गए हुए हैं। जिस मेरिडियन में ये प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से जब हम लोग उसको ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ एक्यूप्रेशर के बिंदु है। अगर पूरे शरीर में दर्द की स्थिति बनती है, अगर यूरिक एसिड का पता नहीं चलता है या और कोई जांच में नहीं पता चलता, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का पता चलता है, पार्टिकुलर पार्ट का कल से बताना शुरू करेंगे, लेकिन अगर पूरे शरीर में अगर इस तरह की स्थिति है तो क्या करना है, हम लोग को पहला ट्रीटमेंट लिख लीजिए, लीवर 142, लीवर L142, SP125, H8 और P8। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्या करते हैं, चना, मटर, मूंग, मेथी, इन सब का प्रयोग करते हैं। ये बिंदु कहाँ मिलेंगे, हम इस वीडियो के लास्ट में उस चार्ट को जोड़ देंगे, आप उस चार्ट में उसको खोज लेंगे। इसके अलावा अगर सभी जगह जोड़ में दर्द है, पूरे शरीर में अगर जोड़ में दर्द है, तो JD1B, LI1B, LI1, LI2, JD1,
LI2, JD2, LI3 और JD3 पूरे शरीर के लिए करेंगे। अगर हमारा दर्द जो है घुटना में है, एंकिल में है, हिप जॉइंट में है, अगर डायफ्राम के नीचे है तो उसके लिए क्या करेंगे, LI1B, JD1B, LI1 और JD1B इसका प्रयोग करेंगे। अगर इसके ऊपर है तो फिर LI1B, JD1B और JD2 और क्या बोलते हैं JD2 और क्या बोलते हैं ये LI2 का प्रयोग करेंगे। इसके ऊपर की कोई समस्या है, सर्वाइकल इस सब में अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में JD1B, LI1B और JD3 और LI3 का प्रयोग करेंगे। पूरे शरीर में हो तो जो इसके पहले मैंने जो बताया है आप उसका प्रयोग करिएगा, कुछ दिन करिएगा, उससे आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा किसी को बहुत अधिक दर्द हो तो JD वाले मैंने जितने बिंदु बताए हैं, JD1B, LI1B, उसके बाद क्या करना है आपको, ये LI1, JD1, LI2, JD2, LI3, JD3, इसके साथ आपको क्या करना है, LI4 दर्द निवारक बिंदु है, LI4 के बाद आपको क्या करना है, ST43 और 44, इन सभी बिंदुओं को जब साथ में जोड़ेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो उत्पन्न दर्द है वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इन सभी बिंदुओं के साथ आप चाहें तो अगर पूरे शरीर में ऐंठन हो रहा है, क्रैम्प भी है, वहां पे लग रहा है कि टीस रहा है, मरोड़ रहा है वहां पर, तो वहां पर आप लीवर 3, GB34, GB40 और SI3, लीवर 3, GB34, GB40 और SI3 बिंदु का प्रयोग करेंगे तो वो दर्द युक्त ऐंठन है वह भी आपका चला जाएगा। इसके अलावा है कि किसी को घुटना मोड़ने में दिक्कत है तो हम लोग क्या करते हैं कि GB41 को टोन करते हैं, LI1 को सीडेट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि LI1 को सीडेट करते हैं, UB66 को टोन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं TW3 को टोन करते हैं और GB17 को टोन करते हैं। जिस तरफ होता है उस हाथ में हम लोग करते हैं, दोनों तरफ है तो हम लोग दोनों हाथ में उसको करके देख लेते हैं। कभी कभी होता है कि अभी शुरुआती स्टेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उठने बैठने सब में अगर कट कट पट पट की आवाज आती है तो उस समय गॉल ब्लैडर की एनर्जी को हम लोग सीडेट करते हैं। GB41 को सीडेट करते हैं 6 की के अंदर, GB41 सीडेट, LI1 टोन, उसके बाद क्या करते हैं कि LI1 टोन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि UB66 को सीडेट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि GB17 को हम लोग सीडेट करते हैं। उस इतना करने के बाद धीरे धीरे हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो समस्या है हमारे शरीर के अंदर वह चली जाती है। आप इसको कुछ दिन करके देखेंगे तो क्या होगा, इस पर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मित्रों, इन बिंदुओं को याद रखेंगे, आप इसका प्रयोग करके देखेंगे, आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या जो है वह धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावे अगर किसी को इस पर अगर बीमारी कंट्रोल नहीं होता है, उस स्थिति में जो हम कल से जो श्रृंखला चलाएंगे कि अगर सर्वाइकल एरिया में प्रॉब्लम हो उसके लिए हमको क्या करना है, हमारे किसी कंधे के जोड़ में दिक्कत हो क्या करना है, कोहनी में दिक्कत हो क्या करना है, कलाई में क्या है, अंगुली में हो तो उसके लिए क्या करना है, इसके पहले एक यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट भी बता के उसके बाद ये ट्रीटमेंट आपको बताना शुरू करेंगे। पार्टिकुलर अगर स्थिति में कहीं किसी प्रकार का पेन हो या उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो या क्या बोलते हैं ये यूरिक एसिड बढ़ने के कारण प्रॉब्लम हो गया हो तो उस स्थिति में उसको हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।